साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर तैयारी करते हैं हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी तैयारी के क्रम में आज हम हिंदी साहित्य की अन्य गद्य विधाओं से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं। यह असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, नेट परीक्षा, पीजीटी फर्स्ट ग्रेड, टीजीटी सेकंड ग्रेड की परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी और महत्वपूर्ण है। टीजीटी लेवल की अन्य जो परीक्षाएं यूपी में आयोजित की जाती हैं, जैसे एलटी ग्रेड परीक्षा, जूनियर एडेड भर्ती वाली परीक्षा, उन सभी परीक्षाओं में भी यह समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि यह वही प्रश्न है जो पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा आगामी परीक्षा में जिनके पूछे जाने की संभावना है। यह हमारा वीडियो नंबर 6 है। इसके अंतर्गत हम 501 से लेकर 600 नंबर तक के प्रश्न संख्या को सॉल्व करेंगे। पूर्व के वीडियो आपने नहीं देखे हैं प्रैक्टिस सेट, यदि पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अन्य प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट में क्रमबद्ध रूप से मिल जाएंगे, वो आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कम समय में आपके पूरा जो सिलेबस है, जिसमें आपका साहित्य भी आ जाता है, भाषा विज्ञान भी आ जाता है, काव्य शास्त्र और व्याकरण सभी आ जाता है, उन सब का रिवीजन मैं आपको परीक्षा से पूर्व करवा दूंगी। तो नियमित रूप से आप ये 100 प्रश्न सॉल्व करते रहिए। और यदि किसी दिन किसी कारणवश वीडियो नहीं आता है तो जो प्लेलिस्ट में टीजीटी के पुराने पेपर, पीजीटी के पुराने पेपर और नेट परीक्षा के पुराने पेपर दिए हुए हैं, उन सबको आप रिवाइज करते रहिए, उनको सॉल्व करते रहिए। बात करेंगे आज के इस प्रैक्टिस सेट के ऊपर। तो हिंदी साहित्य की जो मुख्य गद्य विधाएं, जैसे कि कहानी, नाटक, उपन्यास और निबंध, इनसे तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इनके अलावा जो अन्य गद्य विधाएं हैं, जैसे कि जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, इन सब से भी 3 से 4 प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है। तो उनका रिवीजन तो हम करते रहते हैं, लेकिन इन पर ध्यान कम देते हैं, फलस्वरूप हमारे नंबर कम रह जाते हैं। तो आज के 100 प्रश्न पत्रों के माध्यम से इस वाले पार्ट को भी हम मजबूत करेंगे। और हमने जो पहले पढ़ रखा है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास बुक और रामचंद्र शुक्ल की बुक के माध्यम से जो हमने पढ़ा है, और रामचंद्र शुक्ल की बुक के बाद जो कुछ साहित्य लिखा गया, उस सब का रिवीजन इस टेस्ट पेपर के माध्यम से आपको हो जाएगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? तो माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। ट्रिक भी मैंने आपको पुराने पेपर के अंतर्गत बताई थी। वृक्ष किसके अंदर उगता है? माटी के अंदर ही तो उगता है। तो इस तरीके से इसे आप याद कर लीजिए। दूसरा प्रश्न है आपका, हरियोत जी का संस्मरण किस रचनाकार ने लिखा है? हम सब हरियोत जी की जब बात करते हैं तो उनका खड़ी बोली में लिखा प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के बारे में बात करते हैं। चौखे चौपदे, चुभते चौपदे, इनकी अन्य रचनाएं हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है और परीक्षा में पूछा भी गया है। अब ये मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन सी में पूछा हुआ है कि इनसे संबंधित संस्मरण किस रचनाकार ने लिखा है। तो इसका सही उत्तर है बालमुकुंद गुप्त जी ने हरियोत जी का संस्मरण लिखा है। बालमुकुंद गुप्त का प्रसिद्ध निबंध संग्रह कौन सा है? शिव शंभू के चिट्ठे। याद है आपको? नहीं है, मैं रिवाइज करवा देती हूँ। याद है तो बहुत अच्छी बात है। तीसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं। 30 दिन मालवीय जी के साथ किसकी रचना है? तो ये राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। ये सभी संस्मरण है। 30 दिन मालवीय जी के साथ यह रचना है राम नरेश त्रिपाठी की। रामा, विंदा और घीसा किस रचनाकार के संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं? तो रामा, विंदा और घीसा, यह संस्मरणात्मक रेखा चित्र किसके हैं? महादेवी वर्मा जी के हैं। और ये वाला प्रश्न पहले, अभी तो थोड़ा सा इनका पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, ये संग्रह पूछे जा रहे हैं, लेकिन ये पुराने पेपर में बहुत बार पूछा गया है। रामवृक्ष बेनीपुरी की किस कृति में जेल जीवन पर आधारित संस्मरण संकलित हैं? जंजीरें और दीवारें। उत्तर प्रदेश की जो परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें आपको इस तरीके के प्रश्न बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा हट के पेपर आता है, सामान्य जो पूछा जा रहा है, ऐसे प्रश्नों की संख्या बहुत रहती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो परसेंटेज हाई जाती है। तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ईजी होते हैं, जिन्हें देखते ही आपको लगेगा कि यार इतना ईजी पेपर कैसे आ रहा है, लेकिन वो आपका भ्रम रहता है। मैंने देखा है उत्तर प्रदेश के जितने भी पुराने पेपर सॉल्व करवाएं, उसमें 8 से 10 प्रश्न ऐसे नए तरीके के होते हैं ना कि आपका दिमाग घूम जाएगा। यानी 90 प्रश्न आपको एकदम इजी, 70 प्रश्न ऐसे इजी जिन्हें हिंदी का सामान्य विद्यार्थी, कुल 125 प्रश्न आते हैं, तो उसमें से 60-70 प्रश्न तो इतने इजी हैं जिन्हें सामान्य सा विद्यार्थी भी कर आएगा हिंदी का, यदि थोड़ा बहुत भी पढ़ा है।
फिर उसके बाद कठिनता का स्तर बढ़ता है, और जो लास्ट सिलेक्शन हुआ है ना, अभी कई जगह कमेंट आ रहे थे, उसका भी उत्तर देने का, समझाने का प्रयास करूंगी। 125 प्रश्नों में से फाइनल सिलेक्शन हुआ था 116 प्रश्न जिनके सही थे। मैं फाइनल सिलेक्शन की यहाँ बात कर रही हूँ, ठीक है। 116 प्रश्न, तो आप पेपर का स्तर देख रहे हैं। तो यानी कि 90 प्रश्न अगर आपने लगा दिए और आप खुश हो रहे हैं, क्योंकि अन्य परीक्षाओं में अगर 90 प्रश्न आप सॉल्व कर लेते हो तो सिलेक्शन पक्का, खुश हो रहे हो, बहुत अच्छा। तो खुश नहीं होना है आपको, 100 प्रश्न पे भी खुश नहीं होना है। जब 100 प्रश्न को गाड़ी को क्रॉस कर जाओगे ना, वो जो 8-10 प्रश्न हैं वो आपकी मेरिट का निर्धारण करते हैं, और उन्हीं प्रश्नों को मैं आपको करवाऊं, ये मेरा छोटा सा प्रयास है। बाकी ये जो चलते हुए कि ये आवारा मसीहा किसकी है, ये सारी जीवनी वगैरह सब रट के जाएंगे, सबको पता है। वो सिलेक्शन वो आना ज़रूरी है, वो अगर आपको नहीं आएंगे तो आप रेस से ही बाहर हो जाओगे, लेकिन वो आए और आप सेलेक्ट हो जाओ, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका बहुत अच्छा स्तर होने वाला, उनकी तैयारी इन प्रैक्टिस सेट से कर रहे हैं। हर कोई बच्चा इन प्रैक्टिस सेट्स को नहीं करेगा, क्योंकि उसको ये टफ लगेंगे, नए लगेंगे, लेकिन आपको करने हैं। क्यों? क्योंकि आपको पेपर देने के बाद मेरे चैनल पे आना है और मुझे ये कमेंट बॉक्स में लिखना है कि मैम हमारा पेपर बहुत अच्छा गया और एक सीट हमने अपनी पक्की कर ली है, ठीक है। तो मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आगे बढ़ाती हूँ उसको। बहुत सारी बातें आज के इसमें हो गई, फटाफट देखते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी की किस कृति में जेल जीवन पर आधारित संस्मरण संकलित है? जंजीरें और दीवारें, ठीक है। रामवृक्ष बेनीपुरी, वृक्ष के चारों ओर जंजीरें लिपटी हुई हैं और क्या है, दीवारों के अंदर वृक्ष है, ठीक है। संस्मरण और रेखा चित्र में, ये ट्रिक मैंने आपको बताई है। संस्मरण और रेखा चित्र में कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? रट लीजिएगा, महादेवी वर्मा से यूपी में तो प्रश्न 100% पूछा जाएगा, बाकी पूछे तो सभी परीक्षाओं में जाते हैं, पर यूपी का निश्चित है। पथ के साथी, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, ये इनके रेखा चित्र हैं। अब हमारे आराध्य, ये महादेवी वर्मा का नहीं है। तीनों आपको याद कर लेने हैं, इसीलिए ऑप्शन पढ़ के सुनाया है। जिनके साथ जिया, किस लेखक की रचना है? तो यह संस्मरण लिखे हैं अमृतलाल नागर जी ने। अमृतलाल नागर जी ने जिनके साथ जिया, जीने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अमृत की होती है ना, तो बस अमृतलाल नागर। कौन सी रचना उपेंद्रनाथ अश्क की है? मंटो मेरा दुश्मन। जब कोई दुश्मन हो जाता है ना हमारा, तो फिर हमारी आंखों में क्या आते हैं? अश्क आते हैं, आंसू होते हैं ना। जब दुश्मन से क्या मिलेगा हमें? आंसू ही मिलेगा। ट्रिक है, याद कर लीजिए, उपेंद्रनाथ अश्क, मंटो मेरा दुश्मन, ठीक है। अश्क और दुश्मन दोनों का तो बहुत मेल है भैया, दुश्मन यदि कोई बन जाए तो वो अश्क ही निकालेगा। मार्च 1939 में हंस का रेखा चित्र विशेषांक किसके संपादकत्व में निकला? तो 1939 यानी जो प्रेमचंद जी हैं उनका परलोक गमन हो गया था 37 में, तो उसके बाद हंस का रेखा चित्र विशेषांक किसके संपादक में निकला? श्रीपत राय के संपादन में, ठीक है। मधुकर के रेखा चित्र विशेषांक 1946 का संपादन किसने किया? बनारसी दास चतुर्वेदी। तो इसमें जरूर कुछ विशेष है, इसीलिए इस तरीके के प्रश्न हैं। मधुकर के रेखा चित्र विशेषांक का संपादन किसने किया? बनारसी दास चतुर्वेदी। तो ये शुरुआती पे इस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे, इसलिए इसमें लिखे हुए हैं। संपूर्णानंद के संस्मरण किस पुस्तक में संकलित हैं? कुछ स्मृतियां और स्फुट विचार, कुछ स्मृतियां और स्फुट विचार। संपूर्णानंद संस्मरण सा का मेल है, इस तरीके से याद कर लीजिए। याद हो जाए तो अच्छी बात है, वरना ट्रिक को याद रखिए ताकि पेपर में सही उत्तर का चयन कर पाए। रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी रचना संस्मरण और रेखा चित्र के अंतर्गत सम्मिलित नहीं की जाती? तो गेहूं और गुलाब, ये तो सम्मिलित की ही जाती है। मील के पत्थर, ये भी की जाती है। लाल तारा भी की जाती है। अब अम्बपाली तो नहीं की जाती। अम्बपाली का हमने कल प्रसंग पढ़ा था ना। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना अम्बपाली, यह जो है संस्मरण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं की जाती। इनमें से बनारसी दास चतुर्वेदी का संस्मरणात्मक कृति कौन सी है? तो बनारसी दास की है हमारे आराध्य। हमारे आराध्य किसकी है? बनारसी दास चतुर्वेदी की, हमारे आराध्य। ये अम्बपाली, ये जो ऑप्शन है इसको मैं चेक करूंगी कि ये रामवृक्ष बेनीपुरी की है अथवा ये चतुर्सेन शास्त्री की, ये चेक करना है, क्योंकि दोनों के प्रसंग में इस रचना को हमने पढ़ा है, हो सकता है दोनों की नाम हो। देखते हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी हमारे आराध्य।
हरिवंश राय बच्चन ने किस संस्मरणात्मक कृति में हिंदी साहित्य की सीमा और शक्ति का अंकन किया है? तो हरिवंश राय की संस्मरणात्मक कृति है नए पुराने झरोखे। बाकी जो 3 नाम दिए हुए हैं यह उनकी आत्मकथा के हैं। नीड का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक, क्या भूलू क्या याद करूं, तो ये उनकी आत्मकथा है। संस्मरणात्मक कृति कौन सी हो गई? नए पुराने झरोखे। सेठ गोविंद दास द्वारा कौन सी कृति रेखा चित्र शैली में लिखी गई है? सेठ जी हैं, सेठ जी की दुकान पे तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो बहुत सारे चेहरे कैसे हो जाते हैं? जाने पहचाने हो जाते हैं। हंस का प्रेमचंद स्मृति अंक 1937 किसने संपादित किया था? सही उत्तर है बाबूराव विष्णु पराडकर जी। इन्होंने उनकी डेथ के बाद उनके संस्मरण, उनकी याद में मतलब वाला अंक, स्मृति अंक इन्होंने संपादित किया था। जवाहर भाई उनकी आत्मीयता और सहृदयता पुस्तक किस लेखक ने लिखी? राय कृष्ण दास जी ने लिखी। इन रचनाओं में से कौन सी रचना राहुल संस्कृतायन की नहीं है? तो क्षणदा जो रचना है वह राहुल संस्कृतायन की नहीं है। संस्मरणात्मक पुस्तक समय के पांव, यह किसने लिखी है? माखनलाल चतुर्वेदी। समय के पांव होते हैं, अगर जल्दी से आप माखन को नहीं खाओगे तो फिर वो क्या होता है? पिघल जाता है। तो समय के क्या होते हैं? पांव होते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, भाई ट्रिक है। मनमथनाथ गुप्त की संस्मरणात्मक कृति कौन सी है? तो मनमथनाथ गुप्त की संस्मरणात्मक कृति है क्रांति युग के संस्मरण। क्रांति युग के संस्मरण। जीवनी साहित्य का प्रारंभ किस युग से हुआ? तो जीवनी साहित्य का प्रारंभ भारतेंदु काल से हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी साहित्य से संबंधित पुस्तक कौन सी है? बूंदी का राजवंश। काका कालेलकर द्वारा लिखित जीवनी ग्रंथ कौन सा है? बापू की झांकियां। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। किस लेखक की जीवनी लिखी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कालिदास जी की जीवनी लिखी है। पहला जीवनी साहित्य लिखा है बूंदी का राजवंश, और फिर इसके अलावा कालिदास की जीवनी इन्होंने लिखी है। प्रेमचंद पर लिखी गई शिवरानी देवी की कृति कौन सी है? प्रेमचंद घर में। ठीक है, कलम का सिपाही तो उनके पुत्र ने लिखी है, और प्रेमचंद घर में यह शिवरानी यानी उनकी जो पत्नी है उन्होंने लिखी है। नेट परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। आवारा मसीहा में किसका जीवन चरित्र चित्रित है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी का जीवन चरित्र संकलित है इसमें, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। रामविलास शर्मा की किस पुस्तक को जीवनी साहित्य के अंतर्गत रखा जा सकता है? कौन सी है? निराला की साहित्य साधना। यह इनकी जीवनी साहित्य से संबंधित पुस्तक है। रामविलास शर्मा की अन्य पुस्तकों को भी देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा का विकास परंपरा, और आचार्य शुक्ल, ये सभी रचनाएं रामविलास शर्मा की हैं, लेकिन जीवनी कौन सी है? निराला की साहित्य साधना। कलम का मजदूर किसकी रचना है? अमृत राय की। ये वाला प्रश्न भाई मैं चेक करूंगी, क्योंकि अब तक तो सिर्फ कलम का सिपाही ही इनकी रचना हम पढ़ते आए हैं। अमृतलाल नागर की सॉरी दोनों में अंतर है। अमृत राय की है कलम का मजदूर, और एक रचना है कलम का सिपाही, तो वो अमृतलाल नागर की। मैं इसको चेक करके बताती हूँ, इसमें थोड़ा सा मैं खुद भी कंफ्यूज हो गई हूँ अभी। दोनों लेखक अलग अलग। कर्नल टॉड की जीवनी किस लेखक ने लिखी है? गौरीशंकर ओझा ने। इन जीवनी ग्रंथों में से किस ग्रंथ में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित जीवनियां संकलित नहीं है? तो विश्व कवि रविंद्रनाथ ये द्विवेदी जी ने नहीं लिखा है। प्राचीन पंडित और कवि ये भी लिखा है। सुकवि संकीर्तन और चरित्र चर्चा, ये तीनों इनके द्वारा लिखी हुई जीवनी है महावीर प्रसाद जी द्वारा, बस वो नहीं है। कौन सी वाली? विश्व कवि रविंद्रनाथ। आगे देखते हैं। वीडियो को लाइक करना भूल रहे हो तो लाइक कर दीजिएगा। मीराबाई का जीवन चरित्र किस लेखक ने लिखी है? कार्तिक प्रसाद खत्री। कुल्ली भाट किसकी रचना है? तो कुल्ली भाट निराला जी की प्रसिद्ध रचना है। सुमित्रा नंदन पंत जीवनी और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं शांति जोशी। किस कृति से आत्मकथा विधा का प्रारंभ माना जाता है? मुझ में देव जीवन का विकास। आत्मकथा विधा का प्रारंभ वैसे इससे माना जाता है, बनारसी दास द्वारा रचित अर्धकथानक है ना, तो इसको चेक करके मैं आपको बता दूंगी। वैसे यही इसका सही उत्तर है, इसमें ये मिसप्रिंट है। वियोगी हरि की आत्मकथात्मक पुस्तक का नाम है मेरी जीवन यात्रा, बहुत पूछी जाती है। मेरा जीवन प्रभा है ना, वियोगी हरि की आत्मकथा बहुत पूछी जाती है, मेरा जीवन प्रभा। इन महापुरुषों में से किसकी आत्मकथा मूलतः हिंदी में लिखी गई है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। बाकी सबने अपनी अपनी आत्मकथाएं इंग्लिश में लिखी थी, फिर उनका बाद में हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ है, बट राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा हिंदी में ही लिखी है। सेठ गोविंद दास की जीवनी किस पुस्तक में निहित है? तो सेठ गोविंद दास जी की जीवनी आत्मनिरीक्षण में संकलित है। भाई सेठ हैं, जाने पहचाने चेहरे,
वो भी इनकी पढ़ी हमने। अब जीवनी आत्मनिरीक्षण, भाई सेठ जी को दुकान अच्छी चलानी है तो समय समय पे आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा। क्या भूलूं क्या याद करूं, किस रचनाकार की आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन की। पांडे बेचन शर्मा उग्र के जीवन की। हाँ बेटू देखिए, अब आपको कुछ और दिखाती हूँ, थोड़ा सा देखिए देखिए देखिए, 1 मिनट, एक चीज़ दिखाती हूँ आपको ना, आप भी हंसोगे। देखो आप तो पढ़ाई कर ही रहे हो, 1 सेकेंड, और कौन कौन आपके साथ पढ़ाई कर रहा है? 1 सेकेंड भाई। अरे यार तुम लोग जाओ, तुम्हारे चक्कर में गड़बड़ हो गई। चलो अब नहीं दिखाती आपको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर कभी दिखाती हूँ, है ना, क्योंकि वो फ़ोन सेट गड़बड़ हो जाएगा, फिर सेट नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। जाओ जाओ भाई, आप लोग जाओ। छोटे छोटे से बंदरों के बच्चे खिड़की से लटक रहे हैं ना, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाते टाइम डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए पंखा बंद कर देती हूँ, खिड़की खोल लेती हूँ। है ना, माइक तो है नहीं मेरे पास, फिर आप लोगों को आवाज़ आएगी नहीं, इसलिए मैं खिड़की खोलती हूँ। तो खिड़की पे बारिश के बाद छोटे छोटे बच्चे हैं बंदरों के, भीगे हुए, बहुत अच्छे लगते हैं आपको, पर वो भाग गए और मेरा ये जो नोट्स हैं ये नीचे गिर गए थे। अभी आगे बढ़ते हैं। अर्धकथानक किसकी रचना है? बनारसी दास जैन की। पांडे बेचन शर्मा उग्र के जीवन की झांकी किस पुस्तक में निहित है? अपनी खबर। इन रचनाकारों में से किसने आत्मकथा नहीं लिखी है? सुमित्रा नंदन पंत, वियोगी हरि, हरिवंश राय बच्चन, तीनों की ऊपर पढ़ चुके हैं। महादेवी वर्मा ने आत्मकथा नहीं लिखी है। सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? यूपी के पुराने पीजीटी पेपर में मिल जाएगा, तरुण के स्वप्न। आगे देखते हैं। राख की लपटें किसकी आत्मकथात्मक कृति है? पुरुषोत्तम दास टंडन। सुमित्रा नंदन पंत ने अपने जीवन के पक्षों को किस पुस्तक में उकेरा है? 60 वर्ष एक रेखांकन में। क्रांतिकारी कैसे बना शीर्षक से किस रचनाकार ने अपनी कहानी लिखी है? रामविलास शर्मा जी ने। सिंहावलोकन किसकी है? यशपाल जी की है। 10 द्वार से सोपान तक किसकी आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन की। आत्मकथा के 4 भाग है। क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड का निर्माण और 10वें द्वार से सोपान तक। चारों में से कोई भी नाम पूछा जाता है क्योंकि चारों काफी प्रसिद्ध हैं, तो याद कर लीजिएगा। राहुल संस्कृत्यायन ने किस पुस्तक में अपनी जीवन की कथा लिखी है? मेरी जीवन यात्रा। 2 पुस्तकें जिनमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी आपको क्रिएट नहीं करना। एक है मेरा जीवन प्रभा, प्रभा की बात करो तो वियोगी हरि, और मेरी जीवन यात्रा तो राहुल संस्कृत्यायन। ठीक है। अगला, यात्रावृत्त विषयक कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा नहीं लिखी गई? ब्रज यात्रा उन्होंने कभी नहीं लिखी। अब जब नहीं लिखी तो लिखी कौन कौन सी है वो भी देख लेते। सरयू पार की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, ये उन्होंने लिखी है। ठीक है, ये 50 प्रश्न हो गए। अब 51वें नंबर का प्रश्न भी हम देखते हैं। ये हमारा दूसरा टेस्ट पेपर है, लेकिन हम 100 प्रश्न एक टेस्ट पेपर में करते हैं, क्योंकि कभी कभी मैं वीडियो नहीं बना पाती तो 5-5, 10-10 मिनट 10-10 प्रश्नों की वीडियो बनाना पसंद नहीं है मुझे, तो कम से कम 100 प्रश्न तो हम करके उठे हैं। ठीक है। विलायत यात्रा किसकी रचना है? अभी टीजीटी वाले पेपर में मैंने आपको करवाया, जो लेटेस्ट वाला करवाया था, प्रताप नारायण मिश्र। विलायत यात्रा प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की यात्रावत विषयक रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? कवि वचन सुधा। लंका यात्रा का विवरण किस रचनाकार ने लिखा? गोपाल राम गहमरी। जासूसी उपन्यास। मेरी कैलाश यात्रा में सत्यदेव परिवाजरक ने कैलाश यात्रा में सत्यदेव परिवाजरक ने कहाँ से कहाँ तक की यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है? काठगोदाम से तिब्बत। यह प्रश्न पूछा था भाई। मेरी कैलाश यात्रा यदि किसी के सिलेबस में लगी हुई होगी ना तो उसमें पूछा गया था। ये यायावरों के मार्ग निर्देशन के लिए राहुल संस्कृत्यायन ने किस पुस्तक की रचना की? घुमक्कड़ शास्त्र की। अरे यायावर रहेगा याद, किसकी रचना है? अज्ञे की। यात्रावृत्त के लेखक के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो यात्रावृत्त लेखक के रूप में प्रसिद्ध है अज्ञे जी। अब यहाँ पर राहुल संस्कृत्यायन का नाम इन्होंने नहीं दिया, यानी उनसे बड़ा घुमक्कड़ तो कोई नहीं था, बट उनका नाम नहीं है, केवल ऑप्शन है तो फिर अज्ञे। इनकी एक तो अरे यायावर रहेगा याद। एक और यात्रावृत्त संग्रह जो बार बार पूछा जाता है, कौन सा? एक बूंद सहसा उछली। वो कोई कहानी उपन्यासों का संग्रह नहीं है, वो क्या है? वो क्या है? वो एक यात्रावृत्त है। उड़ते चलो किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी की। अब जो पेड़ पे कोई पक्षी बैठा है, राम के वृक्ष पे कोई पक्षी बैठा है तो वृक्ष पे उससे कहते उड़ते चलो। ठीक है। कौन सी रचना राहुल संस्कृत्यायन की नहीं है? तो पैरों में पंख बांधकर, ये राम वृक्ष बेनीपुरी की है। 100% ये इनकी रचना हो ही नहीं सकती। क्यों? वो कैसे कहते हैं कि पैरों में, अब वो कहते हैं, लोग कहते हैं कि भाई पक्षी है वो तो उड़ते चलो। आप तो वृक्ष पे कह रहे हो कि उड़ते कैसे चलो, तो बोलते हैं पैरों में पंख बांध लो। अगर आपसे उड़ा नहीं जाता है ना तो क्या करो? पैरों में पंख बांध कर उड़ते चलो। तो दोनों ही रचनाएं राम वृक्ष बेनीपुरी की हैं।
वेनिया ने उतरा चोटी बांधना, तो वृक्ष की चोटी पर, कैसे भी याद कर लीजिए यार मेरे को। चलिए, कौन सी रचना लाहौल संस्कृतायन द्वारा नहीं लिखी गई है? पैरों में पंख बांधकर नहीं लिखी गई है। तो अब लिखी कौन कौन सी है उनको भी देख लेते हैं। मेरी लद्दाख यात्रा, रूस के 25 मास, यात्रा के पन्ने, ये सभी राहुल संस्कृतायन के यात्रावृत्त हैं। जय अमरनाथ यात्रावृत्त के लेखक कौन है? जय अमरनाथ। अमरनाथ का यश चारों दिशाओं में फैले। यशपाल जैन, यशपाल अलग हैं और यशपाल जैन अलग हैं, ठीक है। तो ये यशपाल जैन का है जय अमरनाथ। इन यात्रा संस्मरणों में निर्मल वर्मा की रचना कौन सी है? चीड़ों पर चांदनी। विष्णु प्रभाकर का यात्राव्रत किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ है? हस्ते निर्झर दहकती भट्टी। विष्णु प्रभाकर, जो विष्णु की प्रभा चारों तरफ फैलेगी, प्रभाकर होता है सूर्य, तो फिर क्या होगा? हस्ते निर्झर दहकती भट्टी, है ना। हस्ते निर्झर, निर्झरों का पानी, जो झरनों का पानी एकदम शीतल सा हो जाए, मतलब शीतल कह रही हूँ, उसमें से गंदगी हट जाती है सूरज के, उससे धूप से ही तो गंदगी हटेगी ना। तो हंसते निर्झर हंसने लगते हैं और दहकती भट्टी की तरह वो दहकने लगता है सूरज, है ना। शुरू में क्या होता है? हंसते हुए निर्झर लगते हैं, और जब सूर्य बहुत गर्म हो जाता है फिर भट्टी की तरह सब कुछ दहकने लग जाता है। प्रभाकर क्या होता है? सूर्य प्रभा करने वाला, ठीक। आगे बढ़ते हैं। किन्नर देश में यात्रावृत्त किसका है? राहुल संस्कृतायन का प्रसिद्ध यात्रावृत्त है। यात्रा साहित्य किसने नहीं लिखा है? मोहन राकेश ने तो लिखा है आखिरी चट्टान। अज्ञे का मैं बता ही चुकी हूँ। निर्मल वर्मा का चीड़ों पर चांदनी है। तो बचे श्रीकांत वर्मा। मान लो हमें ये नहीं पता कि किसने लिखा है, तो ये तो पता है ना कि किसने लिखा है, तो एलिमिनेट करके आप भी आंसर निकाल सकते हैं यदि नहीं है। एक बूंद सहसा उछली का लेखक कौन है? अज्ञे। कौन सी रचना धर्मवीर भारती के ठेले पर हिमालय? प्रसिद्ध रचना है धर्मवीर भारती। वीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं? धर्म की राह पर चल के जो वीर बनते हैं ना, वो भारत के लोग क्या कर सकते हैं? वो ठेले पर हिमालय को रख के घुमा सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सफरी झोले में किसकी रचना है? अजीत कुमार की। सफरी झोले में, ये अभी टीजीटी के पेपर में भी आया था, तब मुझे इसका राइटर नहीं पता था कौन है। तो सफरी झोले में के राइटर हैं अजीत कुमार। ऑप्शन में था, जो 4 ऑप्शन है ना, तो सही उत्तर के अलावा बाकी के 3 ऑप्शन में सफरी झोले में था, बट इसका नहीं पता था। आज याद कर लेते हैं, सफरी झोले में अजीत कुमार। यदि सफरी आपके झोले में होती है तो आप अजीत कुमार हो जाते हो। सफरी झोले में अजीत कुमार, सफरी झोले में अजीत कुमार। पैरों में पंख बांधकर किसकी रचना है? रामवृक्ष वेनीपुरी की। मोहन राकेश का यात्रा वृतांत कौन सा है? आखिरी चट्टान। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा किसने शुरू करी? शिवदान सिंह चौहान। रिपोर्टाज के प्रश्न यहाँ प्रारंभ हो जाते हैं। आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण और रेखाचित्र चारों करने के बाद अब कुछ प्रश्न पढ़ते हैं रिपोर्टाज विधा से। इन 100 प्रश्नों के माध्यम से आपकी जितनी भी गद्य अन्य गद्य विधाएं हैं ना मुख्य के अलावा, उन सब का रिवीजन हो रहा है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। कैसे लग रहे हैं आपको प्रश्न? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी हिसाब से फिर आगे का जो निर्धारण है वो मैं करती हूँ। वैसे मुझे लगता है कि मैं ठीक ठाक प्रश्न पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रैक्टिस सेट और आपके सिलेबस का रिवीजन ऑल ओवर हो रहा होगा। रिपोर्टाज लेखन की प्रारंभ परंपरा हमारे साहित्य में शुरू करी है शिवदान जी चौहान ने। हिंदी का पहला रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा, जो कि किसने लिखा है? शिवदान सिंह चौहान का। बंगाल के अकाल पर किसने मार्मिक और सशक्त रिपोर्टाज लिखे? रांगे राघव ने। पहाड़ों का प्रेम में संगीत किसकी रचना है? उपेंद्र नाथ अश्क की। जब आप प्रेम होते हो तो संगीत सुनते हो ना, तो फिर आपकी आंखों में क्या आ जाता है? अश्क आ जाते हैं ना। कैसे कैसे गीत सुनते हो आप प्रेम के। और जब जिंदगी की हकीकत से रूबरू होते हैं ना, तो फिर लगता है कि यार हम कितने बेवकूफ़ थे स्कूल। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर बात नहीं करेंगे। हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो पहला रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा। किसका है? शिवदान सिंह चौहान का। और किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो रूपाव। रांगे राघव द्वारा लिखित रिपोर्टाज कौन सा नहीं है? अभी हमने पढ़ा कि बंगाल के अकाल पर मार्मिक और सशक्त रिपोर्टाज लिखे हैं रांगे राघव ने। अब कौन सा नहीं है? तो अकाल के बारे में बात कर रहा है, तो खून के छींटे, धरती के लिए, बंगाल का अकाल, ये सब तो हो गए। तूफानों के बीच इनका नहीं है। तूफानों के बीच किसका रिपोर्टाज है? कौन रिपोर्टाज लेखक नहीं है? तो नगेंद्र ने कोई रिपोर्टाज नहीं लिखा। अभी अभी हमने पढ़ा है धर्मवीर भारती ने लिखा है ठेले पर हिमालय। अज्ञे ने 2 लिखे हैं। निर्मल वर्मा का है चीड़ों पर चांदनी। तो जब हमें ये पता है कि इनने तो लिखा है, तो फिर नगेंद्र ने नहीं लिखा। प्लॉट का मोर्चा रिपोर्टाज किसने लिखा है? शमशेर बहादुर सिंह। धर्मवीर भारती की रचना कौन सी है? धर्मवीर भारती की रचना युद्ध यात्रा। अंधा युग इनकी रचना है ना, अंधा युग, उसमें किसका वर्णन है? युद्ध का। तो इनकी रचना कौन सी होगी? युद्ध यात्रा। बंगाल के अकाल पर लिखे गए रांगे राघव के अधिकतर रिपोर्टाज किस पत्र में प्रकाशित हुए थे? तो विशाल भारत पत्र में वो प्रकाशित हुए थे, क्योंकि इन्होंने एक नहीं लिखा था, कई लिखे थे। कैसे कैसे? एक ही बंगाल के अकाल पर कौन कौन से लिखे? खून के छींटे, धरती के लिए, बंगाल का अकाल, और ये सब किस में प्रकाशित हुए? विशाल भारत में। रिपोर्टाज विधा का प्रादुर्भाव किस युद्ध के समय हुआ था? तो द्वितीय विश्व के युद्ध के समय रिपोर्ट देने के
लिए जो लिखा गया था, बाद में उनका संकलन। तो रिपोर्ताज विधा का प्रादुर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कहानी कौन सी है, उसने कहा था अपोलो का रथ। अपोलो का रथ किसकी रचना है, श्रीकांत वर्मा की। अपोलो का रथ रचना है श्रीकांत वर्मा की। अपोलो का रथ श्रीकांत वर्मा, थोड़ा सा नया है, रिपीट नहीं होता इसलिए मैंने रिपीट कर दिया। किस रूसी साहित्यकार ने रिपोर्ताज विधा का प्रचार प्रसार किया, तो इलिया एहरेनबुर्ग, ये रूसी साहित्यकार थे, इन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया। एकलव्य के नोट्स किसकी रचना है, फणीश्वरनाथ रेणु की। हिंदी गद्य, ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है ना, एकलव्य के नोट्स रचना है फणीश्वरनाथ रेणु की। हिंदी गद्य में साक्षात्कार विधा का प्रवर्तन किसने किया, बनारसी दास चतुर्वेदी ने। बनारसी दास चतुर्वेदी, इन्होंने साक्षात्कार विधा का। अब ये रिपोर्ताज हो गई, अब साक्षात्कार पर आते हैं। साक्षात्कार विधा की प्रथम स्वतंत्र पुस्तक कौन सी है, कवि दर्शन। प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन पूछा गया है, किसकी रचना है, बनारसी दास चतुर्वेदी जी की। हम इनसे मिले थे, ये साक्षात्कार किसने, साक्षात्कार स्थायी स्तंभ के अंतर्गत प्रकाशित हुए नई धारा पत्रिका में। जो नई धारा की पत्रिका थी ना, उसमें साक्षात्कार का एक स्थायी स्तंभ होता था, तो उसमें कौन से शीर्षक क्या था उसका, हम इनसे मिले। अंग्रेजी में लिखित पत्र संग्रह, पिता के पत्र पुत्री के नाम किसके पत्र संकलित हैं, तो ये पुरुषोत्तम दास टंडन नहीं होगा, ये जवाहरलाल नेहरू होना चाहिए, इसका सही उत्तर है ना। कभी कभी फिर उसको चेक करेंगे, वैसे ये इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का प्रसंग है, मुझे अच्छे से याद है, बट फिर भी चेक कर लेंगे। औरंगजेब के ऐतिहासिक पत्रों का संकलन किस शीर्षक से हुआ है, आलमगीर के पत्र। इन खतों से खुशबू आती है, कुबेरनाथ राय जी का ये है, इन खतों से खुशबू आती है। पिता के पुत्र पुत्री के नाम से का हिंदी अनुवाद किसने किया, प्रेमचंद ने। पत्रांजलि का संपादन किसने किया, सतीश चंद्र जैन ने। हिंदी साहित्य में प्रकाशित प्रथम पत्र संग्रह में किससे संबंधित पत्र प्रकाशित हुए, स्वामी दयानंद सरस्वती से। सर्वप्रथम इन्हीं से संबंधित पत्र प्रकाशित हुए। अब रिपोर्ताज की विधा के बाद ये पत्र साहित्य यहाँ पर आ गया। निराला के पत्रों का संपादन किसने किया, जानकी वल्लभ शास्त्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 भागों में प्रकाशित चिट्ठी पत्री में किस रचनाकार के पत्र संग्रहित हैं, प्रेमचंद के। फाइल और प्रोफाइल पत्र संग्रह का संकलन किया है पांडे बेचन शर्मा उग्र। ये नई सोच के व्यक्ति हैं, पांडे बेचन शर्मा उग्र बिल्कुल अलग तरीके से लिखते हैं। आप देखिए नाम से ही, फाइल और प्रोफाइल, बिल्कुल आज ही की बात कर रहे हैं। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम संग्रह के संपादक कौन है, हरिवंश राय बच्चन। काका कालकेकर द्वारा संपादित पत्र संकलन है बापू के पत्र। बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र शीर्षक से पत्रों का संपादन किसने किया है, वियोगी हरि जी ने किया। इसी के साथ ये आपके 100 प्रश्न हो गए हैं आपकी हिंदी की अन्य गद्य विधाओं से संबंधित। आशा करती हूँ आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आया हो कमेंट बॉक्स में राय लिखिएगा, अपने मित्रों तक शेयर कीजिए भाई। ठीक है, अब ज़्यादा मैं आपसे क्या कहूँ, आप लोग इस मामले में मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। मिलती हूँ कल कुछ नया लेकर, देखते हैं प्रैक्टिस सेट करवाती हूँ या क्या करवाती हूँ, कल के लिए देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है पर बेल आइकन में ऑल वाला ऑप्शन प्रेस नहीं कर रखा है, तो उसे जल्दी से प्रेस करिए ताकि डेली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। और देखिए अब तब तो मैंने आपको नहीं दिखाया, अगर वीडियो कट नहीं होता तो पड़ोसियों की छत पे बारिश के बाद का हाल आपको दिखा देती हूँ फ़ोन के माध्यम से। अब कैसे आपको क्या दिखा रही थी, वो बच्चे तो पता नहीं कहाँ गए, कबूतर के खिड़की से देख पाएंगे या नहीं। यहाँ पर कबूतर के बच्चे बैठे हुए हैं, 2 दिखाई दे रहे हैं आपको, ये पड़ोस की छत है ना। और यहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चे, मेरी ये वाली जो खिड़की है ना, यहाँ पर आके बैठ जाते हैं मेरी खिड़की पे। ये बंदर है जो घर से कुछ सामान जो पड़ोसियों के लोग हैं ना, उनका कुछ छीनने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे हैं, अभी खिड़की की वजह से दिख नहीं रहे। बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे बच्चे। बारिश के बाद देखिए छत पे पानी भर गया, पर ये जो छत है वो पड़ोसियों की, अपनी नहीं है। बस दिखा दिया ऐसे ही। चलिए मिलती हूँ कल।